तो रोहिल साहब, माइनिंग के लिए भी हमें जिन जो बड़े प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, जाहिर है उसके लिए कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जहाँ माइनिंग एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट भी जी, चाहिए होगी, अब हमें जो मशीनरी भी चाहिए होगी, तो जी वो जी मशीनरी तो काफ़ी हद तक बेसिक होती है, एक्सकेवेटर्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बट हाईटेक मशीन जैसे चिप्स बना इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन या द माइनिंग मेथडोलॉजी, इसकी मैनेजमेंट, वो थोड़ा सा आर्ट है। तो इसलिए जैसे कहता हूँ ना, एक रेकोडेक है और बाकी सारे हैं। रेकोडेक में फॉरेन पार्टनर भी है, बैंकेबल फीजिबिलिटी हो गई है, पैसे रेज हो गए हैं। लेकिन तो उसमें जो हमारा शेयर है, फिर वो नहीं आप समझते कि इतना कम है कि हम उससे पूरा फ़ायदा नहीं, उठा आपका सकेंगे? अगर पूरे पाकिस्तान के हिसाब से टोटल कर लें तो 50% बैरिक का है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के 25 हैं, और जो हमारे स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनीज OGDC, PPL, गवर्नमेंट होल्डिंग, उनके तकरीबन 15 हैं या भी, तो वो तकरीबन 50-50 हो जाते हैं, तो आधा तकरीबन है। तो अब वो उस वक्त ऐसी थी, हम एक आर्बिट्री बैठे थे, उसके अंदर चॉइसेस लिमिटेड थी। हाँ, आज अगर आप करें तो जो ग्रुप्स अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्ट उसके अंदर, अब वो उसकी प्री फिजिबिलिटी कर रहे हैं। मतलब तकरीबन समझ लें 500,000 जगह उनको ड्रिल करना होगा, उसकी जो आ रहे हैं उसको सैम्पलिंग करनी होगी, उसकी फिर बैंकेबल फीसिबिलिटी, पानी कहाँ से आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा, लोग कहाँ रहेंगे, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो करते करते 2-3 साल लगेंगे टू रीच। दे आर एज आई सेड ना 2-3-4 ईयर्स बिहाइंड रेकोडेक जो है। तो वो वहाँ पे पहुँचेंगे, तब उस वक्त फिर डिसाइड कर सकते हैं आप कि आप कोई माइनिंग पार्टनर लेकर आएँ, उसको 10% दें, 20 दें, 30 दें, सिर्फ फीस दे दें, कुछ नहीं। तो वो चीज़ें बाद में आएंगी। उस वक्त फिर आप यू राइट कि हम फिर मेजॉरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान इन्वेस्टर्स के पास होगी तो कंट्रोल कर सकते तो हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स हमारा गेम चेंज कर सकते हैं इकोनॉमी का, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जिन पर अभी तक हमारी इकोनॉमी रिलाई करती चली आई है, अब उसमें टेक्सटाइल सेक्टर सबसे मेजर है, उसको भी अगर रिवाइव करना है तो वो कैसे? हम अभी भी 17-18 अरब डॉलर के अराउंड ही फंसे हुए हैं, जो हम सालों पहले थे। बांग्लादेश, वियतनाम और दूसरे ऐसे छोटे छोटे ममालिक, वो हमें क्रॉस करके आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो ये इस सेक्टर को कैसे हम नहीं, आई रिवाइवल थिंक की तरफ इसमें ले ना जा सकते हैं? पहले काफ़ी आई थिंक एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल के, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे। बट जो मेन मैक्रो लेवल की चीज़ है ना, ईच सेक्टर के, जैसे टी शर्ट्स के एक अलग कोई चीज़ हो सकती है, कोई वट एवर, बट जो चीज़ें थी ना, वो एक्सचेंज रेट था, इंटरेस्ट रेट और एनर्जी कॉस्ट, राइट। ये चीज़ें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है, और उससे आगे वो टैक्सेशन वगैरह दोबारा लगा दिया था, वो कि जी सुपर टैक्स आ गया, और सुपर टैक्स लग गया। अच्छा खासा वो 1% टैक्स होता था कि जी आप एक्सपोर्ट पे 1% दें। उसको एक्सपोर्टर सोचता था यार मैंने यही है ना, वो फैक्टर इन कर लेता था अपनी कैलकुलेशन में। अब ये अच्छा जी मिनिमम इतना होगा और ये नॉर्मल टैक्स है, वो अब बुक्स बना रहा है, वो सोच रहा है यार ये तो ज़्यादा बन रही है, अब मैं इसके अंदर खर्चे क्या दिखाऊँ। वो तो वो चक्करों में पड़ गया है कि वो टैक्स ऐसे बचाए और अपना मेन बिजनेस जो है वो। सो जो मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी हद तक ठीक हो रहे थे, एक दो चीज़ें रह गई थी, तो उसमें ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू कम्पीट। बट जो कंपेटिटिवनेस थी ना पहले, जो टेक्सटाइल किस तरह बनी थी, हमारा कॉटन क्रॉप होता था, तो उसमें हमें एक नेचुरल एडवांटेज होती थी कि लोकली क्रॉप है, तो आपको रॉ मटेरियल का एडवांटेज होता था। और एक ज़माने में तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हम पीक तक इफ़ आई रिमेंबर कोई 14 मिलियन बेल्स तक पहुंच गए थे। अब हमारी लास्ट ईयर 6 थी, उससे पहले 5 थी। अब तो हमें कॉटन जिस तरह एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इस पर ज़रा फोकस करना होगा, इसकी सीड क्वालिटी वगैरह, ताकि हम दोबारा 10+ पे जाएँ, ताकि वो कंपेटिटिवनेस, क्योंकि वही कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो वो इंटरनेशनल प्राइस है, तो वहाँ तो बराबर होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर उसके ऊपर ये कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, तो फिर वो आपकी कॉस्ट और महंगी हो जाती है। सो कहने का मकसद ये डोमेस्टिक कॉटन पे फोकस करें, और ये जो फंडामेंटल हैं जो सारी टेक्सटाइल को अफेक्ट करती हैं, इंटरेस्ट रेट, एनर्जी वगैरह, ये सारी। और रोहिल साहब, जो पास्ट में हमारी लैकिंग रह गई, जब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऐसा लगा कि चूँकि वो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, वो बहुत बेहतर समझते हैं बैंकिंग को भी, प्राइवेट सेक्टर के मूड को भी, कि बहुत बेहतर चेंजेस आएंगी। लेकिन अभी तक हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स भी अंडर कंट्रोल तो रहे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ नहीं अभी शो की। अब उनका 3rd ईयर शुरू हो चुका है, तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस आपको एज फाइनेंस मिनिस्टर कैसे आप उसको जज करते नहीं, हैं? आई थिंक देखिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि सॉरी टू कट यू, इससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वो ज़ाहिर उनका ताल्लुक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता था, इसलिए मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आई थिंक उन्होंने ओवरऑल जो है ना, ही हैज़ परफॉर्म वेल। काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। देखें, आप इस तरह सोचें कि एक बैंक के अंदर मैं भी एक CEO हूँ एक कंपनी का, मुझे सिर्फ एक ऑर्डर देना होता हो जाता है, यू नो। सो इसी तरह जब आप वो हबीब बैंक के हैं, तो सारे तो पूरी हायरार्की, बोर्ड स्ट्रक्चर, गवर्नेंस चलता है कि CEO हैज़ द अथॉरिटी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, स्ट्रेटजी बनाते हैं वट एवर। तो पहले तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप एक माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं जो अपनी डिमांड्स अपनी करते हैं,
ब्यूरोक्रेसी है, उनको एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। तो गिवन दीज सर्कमस्टांसेस आई थिंक माशाल्लाह ही हैज़ परफॉर्म वेल, स्पेशली उनकी जो क्रेडिबिलिटी है विद द IMF। क्योंकि देखें IMF को हम ब्लेम तो बहुत चीज़ों पे कर सकते हैं कि जी ये नहीं अलाउ कर रहे हो, बट उनका एक प्रोग्राम है, आपने ऑप्ट किया ना, आपके पास डॉलर नहीं थे, आपने कहा जी मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमारी जो डायग्नोसिस है वो ये वाली है, फिलहाल वो क्योर तो नहीं कर सकेगी पूरी तरह से, लेकिन हम आपको स्टेबलाइज कर देंगे। तो वो उन्होंने, उनका ऑब्जेक्टिव ये था स्टेबलाइज करना। वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट से नीचे आ गए, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल हो गया, एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट के रिजर्व्स बढ़ गए, एनर्जी कॉस्ट को रैशनलाइज कर ली, रीनेगोशिएशन की कोशिश, जो भी किया, चीज़ें स्टेबलाइज हो गई थी। अब जो नेक्स्ट स्टेप जाना है ना, उसके लिए यस IMF कहता है कि जी अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को कोई रिलीफ देना है, कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और जहाँ कुछ पैसे लग रहे हैं आप निकालें बजट से। अब बजट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इस पे आ जाते हैं वापस, जो मैंने शुरू में कहा था, रिफॉर्म्स। कुछ रिफॉर्म में स्टेबलाइज, कुछ रिफॉर्म जो हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन है, एक नंबर 1 रिफॉर्म रहा है, इस पर अच्छी स्टार्ट हो गया है आफ्टर स्पेंडिंग 2 years। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें डिस्कोज और दीगर सारे इदारे, तो वो उसको प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इससे मुश्किल वाले भी हैं। जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पूरी एक यूनियन है, वो एक तौर तरीका है काम करने का, कस्टमर फोकस नहीं है। यहाँ तो PI में काफ़ी काम हो चुका था, डेट निकाल लिया था, एम्प्लॉयज़ 20,000 से 7,000 पे आ गए थे, गोल्डन हैंडशेक दे के। तो ये कुछ प्रेपरेटरी वर्क कर लिया था, तो लोग फिर भी इंटरेस्टेड थे। वहाँ पे प्रेपरेटरी वर्क करना है एंड वो करना है। दूसरा है रिफॉर्म जो है वो है टैक्सेशन के ऊपर। टैक्स पे करते हैं कि जी आप टैक्स तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप बढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों से, कॉर्पोरेट का, अब जो ऑलरेडी नेट नहीं बढ़ रहा, नेट नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सेक्टर्स जो बाहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो सबसिस्टेंस फार्मर है, जिसको 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, वो उसको एग्जाम कर दें। लेकिन काफ़ी जो हैं वो लैंड ओनर्स हैं, 80-20 का प्रिंसिपल है कि 20% ओन 80% ऑफ द लैंड, या इवन और भी ज़्यादा स्टॉक है, तो वो वहाँ पे उनको लाना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, ये अपना फेयर शेयर आपका टैक्स का देंगे जी। और इनफैक्ट देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, जो हम सब कहते हैं कि जो टॉप 1% है वो तो दे रहा है ना टैक्स, या तो वो कॉर्पोरेट है या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो तो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है। बट जो नहीं है उनके पास डेटा, जो फाइल ही नहीं कर रहा या बहुत बेसिक फाइल कर रहा है, उसके पास सारा डेटा है कि ट्रैवल कितना करते हैं, आपकी ज़मीनें कितनी, गाड़ियाँ कितनी हैं, तो उसको वो टैक्स नेट में ला के भी आप एक सब्सटेंशियल पोर्शन वहाँ से ला सकते हैं और रिलीफ दे सकते हैं उन सेक्टर्स को जहाँ पे ज़रूरत है इकोनॉमी को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।